वो तो ये भी कहता है कि मैं 50 करोड़ लगा के जीत दूंगा, मैं 100 करोड़ लगा के जीत दूंगा, ये भी कहते हैं। वो क्यों नहीं कहते आप कि राजनीति जो होती है वो जनता की सेवा के लिए होती है। परंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज राजनीति को व्यवसाय बना लिया है। ना कि उनको कॉलोनियाँ काटनी चाहिए, ना कि वो इसको गेम बताने लग जाए। लोग सौंदर्यीकरण के नाम से तो 7-7 साल एक सड़क को अधूरा रखते हैं, हजारों पेड़ काट जाते हैं। हिसार के बाद कुरुक्षेत्र पहला शहर था जो सारा 4 लाइनिंग था। सुदर्शन हरियाणा में आपका स्वागत है। इस समय कांग्रेस पार्टी में है। आज इन्हीं से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके राजनीतिक सफर में अभी तक जो कुछ बीता है वो किस तरीके का रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद आपका। अशोक जी, चर्चा की शुरुआत करें तो आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और आपसे राजनीति पर बात ना हो तो वाजिब सा नहीं लगता है। तो इसीलिए जो पहला सवाल मैं करूंगा, आपको आज से थोड़ा भूतकाल की ओर ले जाऊं। जब आपने राजनीति शुरू की तो ये राजनीति में आने का जो निर्णय रहा वो किस तरह का रहा, कैसे रहा? देखिए, जब जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय मैं लगभग 17 साल का था और तभी से स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर मैं जनता पार्टी के साथ जुड़ा। और जब जनता दल, जनता पार्टी और लोकदल अलग अलग हो गए तो मैं चौधरी देवीलाल के साथ जुड़ा लोकदल में। और लोकदल में जुड़ने के बाद लगातार हल्का प्रधान से लेकर बहुत लंबा सफर मैंने लोकदल के साथ किया। चौधरी देवीलाल के हर संघर्ष में हम सहयोगी रहे, उनके कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो न्याय युद्ध की बात हो और तो आगे और भी संघर्ष हो। तो मेरी राजनीतिक जो शुरुआत थी वो जनता पार्टी से शुरुआत हुई। पहली बार विधायक कब बने आप? एक समय आया 89 के अंदर, फिर सारी पार्टियां इकट्ठी हुई और एक जनता दल का गठन हुआ। और जनता दल के गठन के बाद देश की लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और हमारे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से जो हमारे थानेसर से सिटिंग एमएलए थे सरदार गुरदयाल सिंह सैनी, वो मेंबर पार्लियामेंट चुने गए और ये विधानसभा सीट रिक्त हो गई। तो पार्टी ने मुझे यहाँ से उपचुनाव में 1990 में प्रत्याशी बनाया और मैं फरवरी 1990 में फर्स्ट टाइम यहाँ से एमएलए चुना गया। तो कहते हैं कि आप का और गुरदयाल सैनी साहब का बड़ा ही नज़दीकी रिश्ता हुआ करता था और आपको राजनीति में लाने का जो है श्रेय बहुत हद तक उनको जाता है। तो क्या अपने रिलेशन के बारे में क्या बताएंगे, किस तरह का था? सरदार गुरदयाल सिंह सैनी एक बहुत ही ईमानदार राजनीतिक, बड़े ही एकदम सीधे साधे बोलने वाले व्यक्ति हैं और मेरा उनका संबंध अच्छे थे, अच्छे आज भी हैं। मेरा उनका रिश्ता जैसे बड़े भाई और छोटे भाई का होता है उनका है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब मुझे पहली बार टिकट मिली तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कहकर उन्होंने मुझे टिकट दिवाई। टिकट उन्होंने दिवाई, उनका बहुत बड़ा योगदान है और एमएलए बनाने में उनके साथ साथ थानेसर की जनता का भी योगदान है। तो लेकिन राजनीति में एक कोई भी व्यक्ति आता है तो इतना आसान नहीं होता है, हर एक के बस की बात नहीं होता है राजनीतिक बनना। लोग आईएएस तो बन सकते हैं मेहनत करके, पढ़ाई पढ़ करके, लेकिन राजनीति में जो सेवा का भाव होता है वो अपने अंदर ला करके और जनता के बीच में लोकप्रिय होना और चुनाव के ज़रिए विधायक और सांसद बनना इतना आसान नहीं होता। यही वजह कि हर आदमी नहीं आ पाता है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि राजनीति जो होती है वो जनता की सेवा के लिए होती है, परंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज राजनीति को व्यवसाय बना लिया है।
आज इसको गेम बना लिया गया है। ये 50 करोड़ की गेम है, ये 100 करोड़ की गेम है। और यही कारण है कि एक समय था जब इस देश के अंदर उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था कि देश में अन्न और धन की कमी है। तो लोगों ने एक दिन का व्रत रखना शुरू किया था शास्त्री जी के कहने पे, और माता और बहनों ने जेवर तक भी दिए थे कि ताकि देश के अंदर धन की कमी ना रहे, क्योंकि लोग उन पे विश्वास करते थे, उनकी राह देखते कि जिस राह से वो गुजरे उस राह पे खड़े हो जाया करते थे। परंतु जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ा, जैसे जैसे राजनीति को लोगों ने व्यापारीकरण किया, आज ये हालात हैं कि कोई पॉलिटिशियन जा रहा हो तो लोग ये कहते हैं चोर जा रहे हैं। लेकिन ये तो एक तरीके से कहा जाए अधूरा ही सच है कि पॉलिटिशियन को इस तरह की माइंडसेट बना दिया। हो सकता है उसमें काफ़ी हद तक हाथ पॉलिटिशियन का हो, लेकिन इतना तो सही है कि बहुत मेहनती जॉब है ये। नहीं, मेहनती जॉब है, और भगवान ने जो इंसान को बनाया है ना, उसके हाथ में उसको आईना दिखा दिया है कि ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सारे एक जैसे नहीं होते। उन तो हैं लोग जो इसको व्यापार के रूप में ले रहे हैं। सही मायनों में तो जनता जिनको चुन के भेजती है, तो उन लोगों का अपने जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। लेकिन ना कि उनको कॉलोनियाँ काटनी चाहिए, ना कि वो इसको गेम बताने लग जाए। आप बिजनेस करो, परंतु अपनी उस जनता का भी ध्यान रखो जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन इसमें कोई ये तो ज़रूर होगा कि जो आपके अंदर राजनीति की भावना आई या सेवा की भावना आई, इसमें कहीं ना कहीं परिवार का संस्कार तो होगा ही। और क्या कहेंगे अपने परिवार के बारे में, क्या बताएंगे, माता पिता और किस तरह का रहा पूरा? देखिए, मैं तो सबसे बड़ा योगदान इस थानेसर की जनता का कर देता हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति को, जिसका ना तो कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड पैसे की थी, ना कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड राजनीतिक थी। हम तो हमारे एक जैसे कहते हैं ना, मजदूर के घर में पैदा हुए। हमारे पिताजी ने पिपली से लेके मथाने तक सिर पे रख के पीपा दूध बिडोया। मेरे ब्रदर ने और हमने 50-60 किलोमीटर साइकिल चलाए रोज की। हमने खुद मेहनत करी, परंतु अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, और आज उसी ईमानदारी का है कि थानेसर की जनता ने मुझे 4 बार MLA बनाया। तो ये कहा जाता है, अगर परिवार की बात करें तो 1947 के विभाजन में आप लोग पाकिस्तान से आए। कुछ यादें हैं परिवार में? पिताजी बाकी लोगों ने बताया कि किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से यहाँ थानेसर में। पहले तो आप अपनी बात दुरुस्त करो कि हम पाकिस्तान से नहीं आए। हम हिंदुस्तान का जब डिवीजन हुआ और 2 देश बन गए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, हम उस हिंदुस्तान के पार्ट्स को छोड़ के, क्योंकि वो जो बंटवारा हुआ था उसको छोड़ के हमें अपनी धरती माता से, भारत माता से प्यार था। हम भारत माता में आए और हमारे बुजुर्गों खाली हाथ आए। बिल्कुल यहाँ कैंप लगा था, बहुत बड़ा कैंप था। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा कैंप था, और उस समय मेरे 2 भाई बहन थे। एक मेरा भाई 2 महीने का था और एक मेरी बहन 3 साल की थी। अगर कोई बाहर सामान बेचने वाला होता था ना, तो टेंट में रहते थे, टेंट का तंबू नीचे कर लेते थे ताकि बच्चे कोई चीज ना मांगने, पैसा नहीं होता था। उन परिस्थितियों में भी यहाँ आकर अपने आप को स्थापित किया हमारे बुजुर्गों ने। हमें मान है उनके ऊपर। तो जन्म कब का है आपका? मेरा 16 अप्रैल 1960 का कुरुक्षेत्र का जन्म है। तो उस समय जब परिवार आया होगा तो आप तो काफ़ी समय मैंने बताया ना आपको पहले कि मेरे पिताजी सिर पे पिप्पा रख के दूध लाया करते थे, और उसके बाद अपने आप को स्थापित किया। और सन 60 में जब मेरा जन्म हुआ, उस समय हमने कपड़े की दुकान कर ली थी बाजार में,
और पूरी मेहनत से ईमानदारी से लोगों के बीच में जुड़े। तो पढ़ाई कैसी रही? ठीक है, पढ़ाई जितनी योग्य थी कर ली, अपने बेचारी लोगों ने करी। और परिवार में बाकी सारे भाई बहन हम ठीक है। हमारी एक भाई हमारा सीनियर अकाउंट्स अफसर रिटायर हुआ, बाकी काम करते रहे, बहनें भी थी। तो वहाँ से राजनीति में कैसे घुसे? राजनीति तो मैंने बताया कि 1977 में छोटे से थे हम, जब जयप्रकाश से प्रभावित होकर जनता पार्टी में शामिल हुए, और तब से लेके 2019 तक चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहे। तो जैसे आपने कहा कि परिवार जो है दूध के व्यापार में था, बताए पिताजी पीपा लेकर के हर जगह दिया करते थे, आप भी काम उनका हाथ बताया करते थे। तो मैंने बहुत काम किए। हाँ, मैंने सही तो किया, हमारी कपड़े की दुकान थी। फिर जब मैं आगे बढ़ा पढ़ाई छोड़ के 1984 में मैंने घी चीनी की दुकान करी होलसेल, और फरवरी 90 जब मेरे को टिकट मिली, जब काम छोड़ दिया और उसके बाद कोई काम नहीं किया, कोई कॉलोनी नहीं काटी, कोई बिजनेस नहीं। आज भी मुझे कोई दुकानदार अपनी गद्दी पे भी उठाए ना, मैं ये कह देता हूँ मैंने फरवरी में छोड़ दी 90 में। तो फिर राजनीति में पूरी तरह से हाँ, सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजनीति तो सिर्फ हम चुनाव के समय करते हैं, बाकी हमारा एक सामाजिक जीवन है, एक लोगों के दुख में सुख में शरीक होना, लोगों की कोई दिक्कत हो प्रयास करना, उसे हल करने का हमारा यह जीवन है। बहुत लोग हैं जो सिर्फ चुनाव से 2 महीने पहले राजनीति में आते हैं और वोट लेके बस चले जाते हैं, परंतु हमारा वो जीवन नहीं। हम तो जिस दिन चुनाव खत्म होता है, हारो या जीतो, अगले दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पे सैर पे होते हैं। तो ये क्वालिटी जो आपके अंदर थी, लोग सामाजिक होना, लोगों से मेल मिलाप करना, लोगों की मदद करना, निश्चित तौर पे अगर ये पॉलिटिशियन में गुण ना हो तो वो लोकप्रिय नहीं होता। अगर लोकप्रिय नहीं होगा तो वो राजनीतिक जीवन में सफल भी नहीं होता। मैं आपको इस शहर की पृष्ठभूमि बताता हूँ, जो आप ये दिखाना अच्छे ढंग से। इस शहर के अंदर बहुत बड़ा जातिवाद का बोलबाला था। हमारे यहाँ जो धार्मिक आयोजन होते थे ना, उनको भी जाति के नाम पे बंटा होया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस शहर में 2 रामलीलाएं होती थी। एक रामलीला पंजाबियों की और एक रामलीला लोकलों की। 2 दशहरे होते थे, एक दशहरा पंजाबियों का और एक दशहरा लोकलों का। मुझे बहुत बुरा लगता था, मैंने प्रयास किया। मैं जब तक एमएलए नहीं बना ना, मैं उस जातिवाद को तोड़ने के लिए, जो जिसे लोकलों की रामलीला कहते थे, उनसे जुड़ा और 10 साल उनका प्रधान रहा, ताकि लोगों में मैसेज आए कि इस धर्म के आयोजन में भी जातिवाद नहीं होना चाहिए। दशहरा भी जब अलग अलग होता था, मैं कभी पंजाबियों वाले दशहरे में नहीं गया, लोकलों वाले में गया। और जब मैं फिर सरकार में आया, मैंने दोनों दशहरों को एक करके एक कमेटी बनाई, और उसके बाद एक ही दशहरा हुआ। परंतु उसके बाद भी चलता रहा। फिर इनकी सरकार आई, आज दशहरा तो एक है, परंतु लोगों के मन में है कि सिर्फ एक जाति का करते हैं। परंतु मेरा एक हमेशा ये रहा है कि जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर हमें तीज त्योहार मनाने चाहिए। तो दूसरा, जैसे ये अब आपने कहा कि इस तरह सामाजिक रूप से एक्टिव रहे, ज़्यादा प्रभाव किसका था, माँ का था या फिर पिताजी का? हम लोग मजदूर आदमी थे यार। हमारी माँ सारा दिन रोटी पोएक रही, माँ बाप दुकान में बैठे करा था, उन्हीं के आशीर्वाद तब आगे बढ़े यार। मेरे पिताजी तो इतने सामाजिक आदमी थे, अगर 20 किलोमीटर चल के गए ना किसी से पैसे मांगने, और आगे उनके मेहमान बैठे हैं, तो वहीं से वापस आएगा आ जाया करते थे। नहीं भाई, अगले की भी इज्जत है। तो हम तो एक बड़े साधारण परिवार में पैदा हुए हैं, अरे भाई सारा परिवार इकट्ठा होकर रहता था। तो इस तरीके से गुलदयार सैनी जी के संपर्क में कैसे आया? गुरदयाल सैनी भी लोकदल में था, मैं भी लोकदल में था। गुरदयाल सैनी को टिकट मिली, वो एमएलए बन गया। उसकी सीट खाली हुई, उन्होंने मुझे एमएलए की टिकट दिला दी, लोगों ने मुझे एमएलए बना दिया। और आज भी वही संबंध है हमारा, जैसे पहले संबंध था आज भी उसी तरह। तो कभी ये लगा कि कुरुक्षेत्र में जैसे राजनीति में आए आप, और
कुरुक्षेत्र को लेकर के कोई विज़न सा हो कि हाँ हमको कुरुक्षेत्र के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए और ये करना हो? हमने कुरुक्षेत्र को जो कर सकते थे उससे ज़्यादा किया। हमने बहुत मेहनत की। आज भी आप कुरुक्षेत्र में लोग सौंदर्यीकरण के नाम से तो 7-7 साल एक सड़क को अधूरा रखते हैं, हजारों पेड़ काट देते हैं। हिसार के बाद कुरुक्षेत्र पहला शहर था जो सारा 4 लाइनिंग था, पिपली से लेके 3rd गेट तक और रेलवे स्टेशन से लेके भद्रकाली तक, ये पूरा शहर 4 लाइनिंग मैंने किया, हमारी सरकार के समय में हुआ। उसके बाद ये 6 लाइन के नाम पे आज किस प्रकार का वो सबने देखा, कितने लोगों ने इसमें वो करा। तो कुरुक्षेत्र का सही मायनों में तो क्या है कि कुरुक्षेत्र का जो धार्मिक स्वरूप है हमने उसको पूरा देने का काम किया। आपके सामने पैनोरमा आज नेशनल म्यूजियम से भी ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो बहुत सुंदर चीज़ कुरुक्षेत्र के हमने उस समय ले आए। उस समय ये कल्पना चावला तारामंडल भी उस समय यहाँ पर आया, होटल मैनेजमेंट वाला इंस्टीट्यूट भी हम लेके आए। आपके जो मंदिर है, मंदिरों को भी अच्छे मंदिर, ज्ञान मंदिर 18 मंजिला बन रहा है, उस समय इसकी जगह भी हमने दी। तो लेकिन ये एक चीज़ जो कहा जाए, जैसे ज्योतिसर है, गीता की जन्मस्थली है, वो उस तरह की भव्यता क्यों नहीं पा पाया? जो कि मतलब आमतौर पे आप देखिए कि अगर ब्रिटेन की संसद हो, वहाँ से कोई भारतीय चुना जाता है तो गीता के ऊपर हाथ रख करके, पूरी दुनिया में कोई भी भारतीय है अगर किसी भी शपथ लेता है राजनीतिक जीवन में तो गीता के हाथ के ऊपर ही लेता है। उसकी जन्मस्थली में किस तरह का ये विवाद रहा कि वो वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाया मंदिर? क्यों नहीं डेवलप हुआ? डेवलपमेंट खाली बिल्डिंगों से होती है क्या? ज्योतिसर को सही मायनों में ज्योतिसर का जब स्थान दवाया तो हमारी सरकार उस समय थी, उसने दवाया। उस समय जो ये आज कहते हैं ना हमने विराट रूप लगा दिया, ये सोच जिनका ये धर्म से जोड़ते हैं ना, उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। जब वो उनको मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ज्योतिसर में एक विराट जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है उसकी मूर्ति लगनी चाहिए। ये उस समय का शुरू हुआ प्रोजेक्ट, बाद में लेट होता गया। ज्योतिसर को हमेशा आगे रखा, परंतु आज तो ज्योतिसर में सवाई बिल्डिंगा बनाने के और तो आप ज्योतिसर में बता दो क्या, उसके जो तालाब था, तालाब उस समय एक जोड़ की तरह हुआ करता था पहले, उसको सारा जैसे ब्रह्म सरोवर की तरह घाट बना के उसको सुंदर बनाने का काम किया। इन्होंने तो केवल बिल्डिंगें छापी हैं और कुछ नहीं किया। तो क्या लगता है कमी क्या रह गई है कि, क्योंकि देखिए एक जो स्वाभाविक सी स्थान बात जो है, होता है ना, स्थान की पवित्रता होती है, ना कि बिल्डिंगों की पवित्रता होती क्योंकि एक बात जो सबसे ज़्यादा खटकती है कि अमृतसर आप चले जाए, गोल्डन टेम्पल चले जाए या वैष्णो देवी चले जाए, वहाँ पर श्रद्धालुओं की खूब भीड़ होती है। लेकिन महाभारत का जन्मस्थली होते हुए भी, ब्रह्म सरोवर होते हुए भी वो पर्यटकों की संख्या यहाँ नहीं दिखती है जितनी होनी चाहिए। क्या और किए जाने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज कुरुक्षेत्र में आप देखते होंगे एक एक समय हजारों बसें खड़ी होती है ब्रह्म सरोवर। ये ब्रह्म सरोवर जो है, ये ब्रह्म सरोवर आपने नहीं देखा, हम तो कुरुक्षेत्र के वासी हैं। ये ब्रह्म सरोवर और सनेत सरोवर, एक बहुत छोटा सा तालाब होता था, उसको नंदा जी ने गठन किया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का, उससे हुआ ये एक पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है वो चौधरी देवीलाल के समय उन्होंने किया। सनेत पे चौधरी देवीलाल ने खुद कार सेवा भी की, हमने भी कार सेवा की। ये सारे विकसित उस समय के हुए। कोई धर्म के ठेकेदार आज ये श्रेय लें कि हमने ये कर दिया। इन्होंने ना ब्रह्म सरोवर पे कुछ किया, ना सनेत सरोवर पे कुछ किया, ना कुरुक्षेत्र शहर के अंदर कोई भी ऐसा काम किया। एक काम है सिर्फ ज्योतिसर की जो
सुंदरता थी ना, उनको बिल्डिंगें बना के वो काम किया और कुछ नहीं किया। कहते हैं चौटाला साहब के ही आपके ही कार्यकाल में यहाँ पे गीता जयंती की ही शुरुआत की गई थी। गीता जयंती राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई उसको लेके जाए, देखो गीता जयंती सरकारें कोई नहीं, सब ने मनाई है। सबसे पहले गीता जयंती का जो शुभारंभ किया था स्वामी गीतानंद होते, गणेशानंद, गीता धाम से ये शुरू हुई थी गीता जयंती। उसके बाद जयराम विद्यापीठ जुड़ी और सामाजिक संस्थाएं जुड़ी, फिर सरकार जुड़ी। सरकार उस समय जब थी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कुरुक्षेत्र के प्रति एक सोच थी कि ये आगे बढ़े, इसलिए उस समय के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को भी यहाँ के लेके आए, उस समय के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी यहाँ लेके आए, ताकि एक इसका गीता का प्रचार हो। और उसके बाद हुड्डा साहब की सरकार रही, उन्होंने भी आगे बढ़ाया, अब इनकी सरकार है, गीता जयंती अब भी चल रही। आप ने जो राजनीति की, एक तरीके से थानेसर के ही विधायक रहे और जितना अच्छी तरीके से इस पूरे क्षेत्र को आप जानते हैं, कम राजनीतिज्ञ जानते हैं। अब क्या विज़न है आपका कि भविष्य में अगर आप लोग की सरकार आती है या कुछ होता है तो क्या कुछ होना चाहिए, जो आपने जैसे बात की, जो इसका धार्मिक स्वरूप है वो बना करके रखा जाए, तो और क्या किया जाना चाहिए? देखो कुरुक्षेत्र अपने आप में एक ऐसा स्थान है जिसको कोई धार्मिक स्वरूप देने की जरूरत नहीं है, तो एक स्थान ही पवित्र है। जहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं आके गीता को उपदेश दिया हो तो उससे बड़ा कोई स्थान नहीं हो सकता जहाँ कर्म का संदेश, गीता की जन्मभूमि हो। परंतु जहाँ तक यहाँ के डेवलपमेंट की अगर आप बात करोगे तो सबसे जरूरी यहाँ पर हमें आज बाईपास या रिंग रोड यहाँ का बनना चाहिए। और दूसरा, यहाँ जो हमारे युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं रोजगार ना मिलने की तरफ से, ये सबसे बड़ी यहाँ जरूरत है और उसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। देखिए धार्मिक टूरिज्म को तो किसी और चीज़ की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप में कुरुक्षेत्र बहुत बड़ी पवित्र स्थान है। परंतु जो दूसरे टूरिज्म की आप बात करते हैं, जैसे किसी के माँ बाप आए हैं, उनका तो स्नान करने में इंटरेस्ट है क्योंकि उनकी भावना है, परंतु उनके बच्चे हैं जो उनका शायद ना हो, तो उनके लिए मैंने पहले भी जब मैं एमएलए था, विपक्ष का एमएलए था, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में मैंने उनको कहा था कि जो कुरुक्षेत्र के साथ लगती हमारी ज़मीन पड़ी है ब्रह्म सरोवर के साथ, यहाँ एक बहुत सुंदर कमर्शियल पार्क बनाओ, आप उसके अंदर झूले लगाओ, उसके अंदर आप, मैंने हैदराबाद गया था, एनटीआर के नाम से एक पार्क बना हुआ है बहुत अच्छा। तो एक ऐसी प्रपोजल मैंने उस समय कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब से चलवाई थी, हालांकि मैं विपक्ष का एमएलए था, फिर भी उन्होंने मेरी बात माननी थी, परंतु 10 साल से उन्होंने इसको बिल्कुल कर दिया। तो ऐसा कोई यहाँ पर हम चीज़ बनाएंगे, पार्क बनाएंगे जिसके अंदर लोगों की अट्रैक्शन बढ़े, धार्मिक के साथ साथ वहाँ बच्चों को भी ये लगे कि हम अपने माता पिता के साथ जाएं, वहाँ ये चीज़ देख के। बिल्कुल। तो ये तो रहा कुरुक्षेत्र को लेकर के। दूसरा ये था कि आपने लगभग एक बड़ा हिस्सा अपने राजनीतिक जीवन का इनेलो के साथ गुजारा और लंबे समय तक इनेलो के आप मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री भी रहे। क्या परिवहन मंत्री रहते हुए कोई खास काम आपने किया हो, याद आता हो? जब मैं परिवहन मंत्री था उस समय आपने देखा होगा कि बसों के पीछे लिखना पड़ा था, हमें साधारण कराया। हमने रोडवेज को एक ऐसा नाम दिया कि रोडवेज की बसों में लोग चढ़ते हुए डरने लग गए थे कहीं पैसे फालतू ना लग जाए, क्योंकि एक्सप्रेस से बसें बढ़िया हमने रोडवेज को दी। जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना, ट्रांसपोर्ट के अंदर पहले क्या था कि हर 8 साल बाद बस बदल देते थे कंडम करके, परंतु जिस समय मैंने विभाग को संभाला 10-10 साल की बसें थी
जो नहीं बदली गई थी। मैंने उसको संभालते ना केवल अप टू डेट 8 साल करा, बल्कि उसकी जो 8 से घटा के 7 साल करी कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले। और आपकी जानकारी के लिए एक बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट विभाग की अपनी एक वर्कशॉप है गुड़गांव के अंदर, HRC, जो खुद बसों की बॉडी बनाने में सक्षम है। परंतु पहली सरकारें उससे जो होती थी बाहर से मंगाती बनवाते थे कमीशन के लालच में। मैंने 1600 के करीब नई बसें बनवाई थी और सारी की सारी वहाँ बनवाई थी, जिससे डिपार्टमेंट को 24 करोड़ रुपए जो कमीशन में जाता था वो बचा था। जो भी अभी तक की राजनीतिक सफलता रही आपकी, वो इनेलो के कार्यकर्ता के तौर पर रही। और ये कहा जाता है कि इनेलो में चाहे चौधरी देवीलाल हों या फिर ओम प्रकाश चौटाला हों, उन्होंने आपको बहुत प्रेम दिया। तो उनका जो विश्वास था आपके ऊपर और जिस तरीके से आपने सफलता की, आप स्पीकर भी रहे, परिवहन मंत्री भी रहे, 4 बार विधायक रहे आप वहाँ से, क्या याद आता है? हमने एक लोकदल के कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया और लोकदल के हर संघर्ष में हम साथ रहे। लोकदल वालों ने बहुत सम्मान दिया। एक हल्का प्रधान से लेके मैं प्रदेश के अध्यक्ष तक रहा और 15 साल तक रहा, और हमने लोकदल के लिए बहुत संघर्ष किया। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई तो आम लोग कहते थे कि अब लोकदल खत्म हो जाएगा, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह जी मेन लीडर थे। अभय सिंह तो केवल सिरसा देखते थे। परंतु उसके बाद हमने संघर्ष को जारी रखा, न केवल लोकदल को एक रखा, बल्कि पहली बार 2014 में अकेले चुनाव लड़के 2 मेंबर पार्लियामेंट बने। नहीं कभी भी, चाहे चौधरी देवीलाल का समय रहा या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का समय रहा, हम अकेले अपने MP नहीं बना पाए थे। हमने साथ रहते तो BSP BJP के साथ रहते बनाए थे। उसमें दुष्यंत चौटाला जी और चरणजीत सिंह जी रोड़ी दोनों मेंबर पार्लियामेंट बनाए 2014 में। हमने लड़ाई लड़ी, परंतु हम लड़ाई आगे भी लड़ रहे थे। तो इस दौरान पारिवारिक कलह की वजह से लोकदल टूट गया। हमारे आधे से ज़्यादा साथी JJP में चले गए, आधे लोकदल में रह गए। तो वो जो पारिवारिक कलह था जो लोकदल टूटने का कारण बना, वही एक कारण मेरा लोकदल छोड़ने का बना। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना लंबा जो राजनीतिक सफ़र रहा इनेलो से, लेकिन एक जब आप इतने सालों तक किसी के साथ रहते हैं तो भावनात्मक संबंध भी बन जाते हैं। अब भले राजनीतिक कैरियर एक अलग होता है, पिता पुत्र भी राजनीति में जो है आमने सामने होते हैं, वो कहने की बात होती है, लेकिन चौटाला साहब के साथ जो आपके संबंध रहे उसके बारे ना चौटाला के साथ, उसके साथ तो भावनात्मक क्या, उनको अपना आज भी आदर्श मानते हैं। परंतु उनके परिवार की तरफ से भी मुझे हमेशा प्यार मिला है। और मेरे जो संबंध हैं, ठीक है कि राजनीतिक रूप से वो जो मर्जी कहे जाए, परंतु मेरा जो संबंध उनके साथ रहा है एक राजनीति से ऊपर उठकर एक पारिवारिक रहा है, और आज भी मैं उन पारिवारिक रिश्तों की कदर करता हूँ। और अभय चौटाला के साथ मैंने कहा उस परिवार की कह दिया, अभय चौटाला मेरा छोटा भाई है। तो आप भले आज कांग्रेस में है तो क्या बात, अजय सिंह JJP में नहीं है, अभय सिंह INLD में, दोनों भाई अलग अलग नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह अलग नहीं है क्या? ऐसे मैं भी उसका, मेरा छोटा भाई अभय सिंह, वो उधर है मैं उधर हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो आपके सामने 2 विकल्प थे जब मन में ये कहीं राजनीतिक सफ़र को आगे बढ़ाना हो, तो एक तरफ BJP भी थी और कांग्रेस भी थी। दोनों की तरफ से आपको ऑफ़र आ रहे थे कि आप हमारे में आ जाइए। कांग्रेस में क्या वजह नज़र है? जो चुन लिया बेटर है, बहुत अच्छा मेरा फैसला था।
मेरे कार्यकर्ताओं ने जो मुझे फैसला लेने का अधिकार दिया था, मैंने उनके भावनाओं के अनुरूप फैसला लिया। और मुझे फक्र है कि जिन साथियों ने मेरे ऊपर विश्वास करके कहा था कि जहां तुम जाओगे हम आपके साथ हैं, सारे के सारे वहीं मेरे साथ आए। किसी ने सत्ता का लालच नहीं हुआ। ये सुनने में तो ये आता है कि बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी दबाव मैं कह रहा यार वो बात जाली, जब मेरा फैसला जो था ठीक है, मेरे साथियों ने उसमें मोहर लाई है और अगली मोहर इस चुनाव में लगा देंगे। तो अब तो 2024 का विधानसभा का चुनाव है। ये कहा जा रहा है कि अशोक अरोड़ा के लिए ये सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि पिछला 2 विधानसभा चुनाव आप हार चुके हैं और ये चुनाव आपके लिए जीतना अवश्यंभावी एक तरीके से कहा जाए। देखिए, हम उस भूमि पे बैठे हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि कर्म करो। अशोक अरोड़ा का काम है कर्म करना, फल देना उस भगवान का और थनेसर की जनता का काम है। कोई ये कहे ना कि मेरे लिए बहुत जरूरी है जीतना, ऐसा कोई नहीं है किसी के हाथ में। कोई कितना ही बड़ा हो कि वो जरूर जीतेगा। जनता जिताती है, जनता हराती है, वो जनता का फैसला है। तो आपके सामने तो मंत्री हैं सुभाष बात सुधा। नहीं, मैं भी तो मंत्री था, मैं नहीं आ रहा था। मुख्यमंत्री भी हारते हैं, इस देश की प्रधानमंत्री रहते भी लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने तो कहा है कि मैंने इतने काम करा रखे हैं बात कि नहीं, जनता देख लेगी फैसला। ये फैसला तो जनता ने करना है। वो कौन होते हैं कभी करने वाले, तो अपना काम गिना सकते हैं। फैसला तो जनता ने करना है। वो तो ये भी कहता है कि मैं 50 करोड़ लगा के जीत दूंगा, 100 करोड़ लगा के जीत दूंगा, ये भी कहते हैं। वो भी नहीं कहते आप, वो भी तो कहो ना, आपको कहा नहीं उन्हें। तो खैर ये तो फैसला रहेगा ही। अब कुछ हल्के से पारिवारिक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। परिवार में अब आप एक फैमिली आ गई है, बच्चों के बारे में बताइए थोड़ा। मेरा थनेसर हल्का मेरा सारा परिवार है। मैंने कभी परिवारवाद को ना आगे बढ़ाया ना कभी बढ़ाना, मेरा सारा परिवार है और मैं बड़ा खुश हूँ। एक आपको आखिरी बार कहता हूँ इस चीज़ के लिए, मैं अपने राजनीतिक सफ़र से भी सेटिस्फाइड हूँ, अपने पारिवारिक सफ़र से भी सेटिस्फाइड हूँ और अपने सारे साथियों के उससे सेटिस्फाइड हूँ। मेरी तो इतनी इच्छा भी नहीं थी जितना थनेसर की जनता ने और भगवान ने मुझे दिया है। और मेरा परिवार, हमारा परिवार एक ऐसा परिवार है जो बड़ा साधारण परिवार है। मैं अपने परिवार से भी बहुत खुश हूँ कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। आज भी हमारे परिवार में मेरा बड़ा भाई है, आज भी घर में जो होता है ना वो करता है, किसी की ताकत नहीं कोई दूसरा कर दे। आज भी जो सब्जी भी बनेगी तो भाई से पूछ कर बनेगी, वही खाते हैं हम। क्या पसंद है खाना आपको? मैं सारी चीज खा लेता हूँ। मैं तो कोई मेरा दो चीज तो होगा। सुन तो ले यार, मेरी पसंद, मैं तो नमक मिर्च बगैर भी सब्जी हो वो भी खा लूँ, और ना मिले दही में नमक और न जज भी खा लूँ। मेरी कोई चॉइस नहीं, मैं तो बहुत साधारण आदमी। कोई एक चीज तो ना होगी कोई, मिठाई। बिल्कुल नहीं, सब कोई कुछ मिल जाए वही खा लूँ। जो मेरे घर के मैंने पूछते ही नहीं क्या बनावा, जो ना पता है जो बनाओगे खा ले। अच्छा, जब राजनीति नहीं होती, इतनी व्यस्तता नहीं होती, लोगों से मिलना नहीं होता है, रिलैक्स होना हो, दिमाग को शांत करना हो, तो क्या कैसे रिलैक्स, कैसे मैं रहते ही रिलैक्स हूँ कुछ गेम खेलना? ना। मैं तो सवेरे 5:15 बजे उठता हूँ, 5:30 ब्रह्म सरोवर चला जाता हूँ, 7:15 वहाँ से आता हूँ, आके 8 से 9 अखबार पढ़ता हूँ, फिर मैं रिलैक्स रहता हूँ। कभी कोई गेम खेलना, बहुत बैडमिंटन? खेला गेम। मैं तो इस शहर में क्रिकेट के जन्मदाता हमारे हैं यार। बैडमिंटन बहुत खेली मैंने, नेशनल प्लेयर रहा हूँ, खो खो का जूनियर खेली मैंने, 3 बार बास्केटबॉल स्टेट खेली हुई है। तो मेरा तो जीवन सारा इसी तरह ही गुजरा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। उम्मीद है कि मैंने जो बात मैं चाहता था कि राजनीति की मैंने ज़रूर बात की, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है तो राजनीति की बात तो करना ज़रूरी ही था। उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे पहलू आपको जानने को अशोक अरोड़ा जी के बारे में पता चला होगा जो आमतौर पे राजनीतिज्ञों से नहीं पूछे जाते हैं, उनके पर्सनल सवाल होते हैं। मैंने वो सब सवाल भी पूछने की कोशिश की है। उम्मीद है वो जानकारी आपको मिली होगी।
धन्यवाद।